हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, हमने मीनिंग और डेफिनेशन पिछले लेक्चर में देखा, आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। द डायरेक्टिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, overseeing and leading people toward the accomplishment of organizational goals। तो आप देखोगे कि हर चीज जो है वो घूम फिर के कहाँ आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ। तो बिजनेस में जनरली जो बिजनेस माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमें किसी भी तरह का टेक्निक इस्तेमाल करके कोई भी काम, मतलब जो पॉसिबल पॉजिटिव वे हो सकता है उसे यूज करके, उस तरीके को, उस प्रोसेस को इस्तेमाल करके हमें अपने गोल को अचीव करना है। और जनरली कंपनी का गोल क्या है? अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट होता है कि इतना प्रॉफिट कमाना है। छोटे छोटे गोल क्या होते हैं, लाइक इतना प्रोडक्शन करना है, इतना सेल करना है, ऑफिस को इतना बढ़ाना है, बिजनेस को इतना बढ़ाना है, राइट। तो उसको करने के लिए यहाँ पे इतने सारे टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। ये हमने पहले भी वहाँ पिछले लेक्चर में समझा था। सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होता है वही सुपरविजन करता है। सुपरविजन का मतलब जनरली देखना, समझते रहना, काम को जो है निगरानी रखना, ठीक है। द डायरेक्टर सुपरवाइजेस एम्प्लॉइज बाय ऑब्जर्वेशंस, एग्जामिनिंग द रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो डायरेक्टर है, यानी जो सबको लीड कर रहा है, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो मैनेजर है एक तरह से, वो कैसे सुपरवाइज करता है? एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है। सीधी सी बात है ना, अगर हमारे ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो हम रोज उससे मिलेंगे, उसके हाव भाव को समझेंगे, राइट, परखेंगे। एग्जामिनिंग मतलब वही, उसको देखकर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। द रिपोर्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। तो एग्जामिन क्या करने वाले हैं? उसके रिपोर्ट, यानी कि जो भी उसको काम दिया गया वो काम वो कैसे करता है और उसका बिहेवियर कैसा है, सीनियर्स के साथ कैसा है और जूनियर्स के साथ कैसा है, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, यानी जो हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ा था, द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो क्या क्या है? सभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 10-10 इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में आप अगर 5 मार्क्स के लिए तो आप 6 पॉइंट लिख सकते हो, और अगर उससे ज्यादा मार्क्स के लिए हैं तो आप ज्यादा भी, यानी कि जितने मार्क्स के लिए होता है जनरली उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा लिखने हैं आपको, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस है इनिशिएट्स एक्शन, यानी कि काम को शुरू करता है। हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या करता है या डायरेक्शन क्या करता है? वो काम को स्टार्ट करता है। इनिशिएट मतलब शुरू करता है। कैसे? डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी हो गई, अब काम को शुरू करना है, क्योंकि क्या काम करना तो वो सोच लिया है, काम को कौन करेगा और ये बांट दिया है, और काम के लिए जो जो चीजें चाहिए, कंप्यूटर, फाइल, मशीनरी, स्टॉक, सब कुछ, मतलब काफी सारी चीजें जो भी चाहिए थी वो अरेंज कर ली है। अब काम को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उससे वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डायरेक्टिंग से। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। यस, सही टाइम पे चीजें होना, उसको देखते रहना और उसको उस तरह से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, अभी पता नहीं सुने रहोगे कि नहीं, जनरली कभी मूवीज, जो मूवीज बनती है ना, उनका ना मेकिंग एक वीडियो जनरली आप यूट्यूब पे देखोगे, मेकिंग ऑफ फिल्म ऐसे आता है। तो वहां पे देखोगे तो वहां पे एक इंसान होता है जिसको डायरेक्टर कहते हैं, ये तो जानते ही रहोगे। वो सीन के हर एक सीक्वेंस में, जितनी भी सीन होती है मूवीज में, वो सारे सीन को वो खुद देखता है, परखता है और सजेशन करता है, सुपरविजन करता है। हीरो हीरोइन या जो भी एक्टर है वहां पर, उनको उस एंगल से करने बताता है, यानी खुद भी एक्टिंग करके उन्हें समझाता है, और किस टाइम पे क्या होना चाहिए उन्हें सब डिटेल में डिस्कशन होती है वहां पे, ठीक है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइनिंग टास्क। बिजनेस की बात करें तो अगर आप मैनेजर हो और आपके अंडर में कोई काम कर रहा है तो सबऑर्डिनेट कहलाता है। तो सबऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं? जनरली उसे काम देते वक्त हम उसे समझाते हैं। ये लिखा ना, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू सबऑर्डिनेट।
तो आपका कोई जूनियर है, उसे आप काम दोगे तो आप बोलोगे कि भाई काम को इस तरह करना है, इतने टाइम में करना है, वगैरह वगैरह, राइट। द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो टू सी दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपरली फॉलो। देखो कितना सिंपल बात है। जब हम अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट को काम सौंपते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बताते हैं भाई काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और फिर हम देखते भी रहते हैं कि भाई वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी जो मैंने कहा है वैसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर पहला पॉइंट था कि हम डायरेक्शन की मदद से काम को स्टार्ट करते हैं, यानी एम्प्लॉयज को काम सौंपते हैं और उनसे करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है काम को समझ लो यहाँ पे अगर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सारे ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है उसको एक जगह इकट्ठा की जाती है। एफर्ट्स का मतलब होता है काम, क्योंकि एंड गोल क्या है हमारा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लाने के लिए सबको जोड़कर लेकर चलना, सबके काम को कोऑर्डिनेट करना, कनेक्ट करना, ये मैनेजर का यहाँ पे काम बनता है डायरेक्शन के अंदर। कैसे, देखो, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट फॉर डायरेक्शन। यस, हमने ये भी पढ़ा था, डायरेक्शन में क्या आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, क्योंकि वो बातचीत करके ही तो मोटिवेट करेगा, काम को देगा, सुपरविजन करेगा, पूछेगा, राइट। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट विच रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर से आ गया भाई, बातचीत करके ही सारी चीजों को जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, इस जितने भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो कनेक्ट करके प्रॉपर टाइम पे चलना, सबको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका काम होता है, मैनेजर का। तो वही पॉइंट दिखा है कि सारे काम को एक जगह इंटीग्रेट किया जाता है, जो जितनी मेहनत होती है वो सब जगह एक जगह इंटीग्रेट होती है, कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट होने के बाद ही वो काम सही से होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल ही नहीं आया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। और सेल्स डिपार्टमेंट के पहले भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं आया, तो भाई बनाएगा क्या। रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया है, तो हो सकता है पैसे नहीं है कंपनी के पास, या पैसे कम है, या फिर कहीं उधारी पैसा बचा है तो वहां से पैसे नहीं आए हैं। तो देखोगे तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक बनेगा, यानी वेयर हाउस में स्टॉक आएगा, वेयर हाउस से फिर वो सेल होके बाहर जाएगा, सेल होके बाहर जाएगा तो फिर पैसे आएंगे। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वही पॉइंट लिखा है, इंटीग्रेट एफर्ट्स। मेहनत को क्या करता है, एक जगह जोड़ता है, क्या, डायरेक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, थ्रू persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of the organization goal। yes, कहने का सिंपल मतलब है, चाहे मैनेजर हो गए या एम्प्लॉय हो गए, खासकर मैनेजर के ऊपर बात हो रही है कि मैनेजर कैसा होना चाहिए, जिसकी सारी बातें, उसकी सारी एक्टिविटी कंपनी के अंदर और एम्प्लॉयज के लिए सब गोल की तरफ होना चाहिए, कंपनी का जो गोल है उस तरफ उसका बातचीत होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जो प्लान किया है वो अचीव करना है, उसका पर्सनल कुछ अचीव नहीं करना है। तो जो भी कंपनी का प्लान है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए उसके तरफ उस तरह से काम करना है, ठीक है ना। चलो, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, while डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स देयर ओपिनियंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, जनरली लिखा गया है, लिखा ये कि भाई जब हम डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, तो डायरेक्टिंग हमें ये भी बताता है कि सामने वाले की भी ओपिनियन, सामने वाले की भी बात सुननी है, और जनरली ये बहुत कम पाया जाता है लोगों में। चलो कंपनी तो छोड़ ही दो, बात ही खत्म करो, लेकिन आम लाइफ में भी आप देखोगे तो हर कोई बस अपनी बात कहना चाहता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, और क्योंकि कोई किसी की सुनता नहीं है तो फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो आपस में रहन सहन वो ढंग का बन नहीं पाता है। तो यहाँ बिजनेस में बहुत जरूरी है, इवन अपनी लाइफ में भी, कि आप अपने से छोटे, खास कर यहाँ पे लिखा है डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जो जूनियर है, तो उनके ओपिनियन को वैल्यू करनी है, नहीं तो वो बोलेंगे यार कैसा बॉस है, हमारी बात ही नहीं मानता है, राइट। अ मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प देम टू गिव देयर बेस्ट। तो क्यों ऐसा लिखा है कि भाई उनकी ओपिनियन सुननी चाहिए,
क्योंकि ओपिनियन का मतलब होता है कि उनको कोई परेशानी है, कोई बातचीत है, तो भाई वो बताएंगे ना। अगर कोई ऐसा मैनेजर है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, होते हैं ना कुछ कुछ होते हैं, जैसे प्रिंसिपल होते हैं कई सारे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे उनसे अपनी मन की बात कभी नहीं कह पाते, उल्टा डरते हैं उनसे। वैसे ही अगर कोई मैनेजर है, कोई सीनियर है, कोई बॉस है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो फिर उससे एम्प्लॉयज अपनी मन की बात करते ही नहीं हैं। चाहे वो काम अच्छे से हो रहा है तो भी नहीं कहते हैं, और अच्छा हो रहा है तो भी नहीं कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है उससे, कि कंपनी के काम पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो कि वो कोई सामान बेच नहीं पा रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको हेल्प कौन करेगा? सीधी सी बात है, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर कब कर पाएगा? जब मैनेजर उनके ओपिनियंस को सुनेगा। ठीक है। ही ऑल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यस, कंपनी में जो एम्प्लॉई, यहाँ तक कि मैनेजर भी जो काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है। एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा हो, सीधी सी बात है ना। तो जब उस जनरली कंपनी में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय और अच्छा काम करे, या यानी सेल अच्छा करे, प्रोडक्शन ज़्यादा करें, अपनी कंपनी को टाइम ज़्यादा दे, तो कंपनी क्या करती है, मैनेजर्स क्या करते हैं, वो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, फाइनेंशियल मतलब तो सीधा पैसा हो गया कि भाई अगर आपने 10 लाख रुपए का सेल किया इस महीने, तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा हो जाता है। अब 10 लाख का 2% कितना हो गया? 10% 1 लाख हो गया, 2% 20 हजार रुपये हो गया, यानी 20 हजार रुपये सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है कोई चीज दे दी, कोई सामान दे दिया। बहुत बार होता है, फ्रिज, कंपनी की तरफ से फ्रिज, कंपनी की तरफ से टीवी, कंपनी की तरफ से हॉलीडे पैकेज, राइट। तो इससे भी इम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है। क्यों? सीधी सी बात है ना, एक्स्ट्रा पैसा किसको, किसी को काट थोड़ी जाए। तो अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा थोड़ा मेहनत करके, अपना टारगेट पूरा करके, तो वो जरूर करता है। ठीक है। तो ये सब तरीका है मोटिवेशन का। मोटिवेशन का मतलब ही यही होता है कि हमें कुछ पाना है, कुछ कुछ मिलेगा करने के बाद, इसलिए हम मोटिवेट होते हैं, राइट। इट बूट्स द मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट, और जिससे क्या होता है, जो जूनियर्स हैं वो थोड़े से मोटिवेट जरूर हो जाते हैं, थोड़े बहुत, कुछ बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि हाँ भाई एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ठीक है। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है डायरेक्शन में, डायरेक्टिंग में। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। किस तरह की स्थिरता की बात हो रही है? स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड motivation develop cooperation and commitment among the employees. It provides stability and create balance among various departments and groups. देखो इसको आप एक एग्जांपल समझते हैं हालांकि ये बहुत काफी एंगल्स से लिखा हुआ है पॉइंट। एक एक एग्जांपल ये, पहला स्टेबिलिटी है कि जैसे एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाने चाहिए कंपनी, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज छोड़कर जाएंगे बीच बीच में, एक एम्प्लॉय चला गया, दूसरा चला गया, फिर हम किसी नए को ले रहे हैं, तो उससे काम डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें सिचुएशन के बारे में पता होता है, नए एम्प्लॉयज आएंगे उन्हें कुछ नहीं पता, उनको फिर समय चाहिए होता है। जैसे क्रिकेट देखे रहोगे ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट में जब शुरू में बैटिंग होती है ना, बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे समझते हैं, पिच को समझते हैं, हवा को समझते हैं, बॉल को समझते हैं, बॉलर को समझते हैं, पूरे मैदान को समझते हैं, राइट। तो जैसे ही वो सेट हो जाते हैं तो अच्छा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो आउट होता है तो नया आने के बाद नया जो प्लेयर आता है वो भी टाइम लेता है। वैसे सेम कंपनी में होती है, और लगभग सभी जगह होता है, इवन लाइफ में भी, कि एक इंसान जो काफी टाइम से था, अगर वो चला जाए तो नए इंसान का समझना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, या उसे भी उतना ही टाइम देना पड़ता है। तो कंपनी में भी सेम पॉइंट है। तो स्टेबिलिटी कब रहेगी और कब इंप्लॉयज छोड़कर नहीं जाएंगे? जब इफेक्टिव लीडरशिप होगी, यानी नेता, नेता मतलब यहाँ पे लीडरशिप का मतलब होता है एक अच्छा बॉस, नेता तो नहीं बोल सकते, लीडर, एक अच्छा बॉस कैसे हो सकते हैं? अच्छे से बात करके, अच्छा से सुपरविजन करके, अच्छे से मोटिवेट करके, उनकी बात, जैसे ऊपर पॉइंट लिखा था कि सबऑर्डिनेट्स की ओपिनियन को सुनो, उनकी बातों को सुनो, समझो, जो कमी है वो सुधारने के लिए कहो, कुछ अच्छा है तो उसको शाबाशी भी दो, राइट। तो ये अच्छी लीडरशिप की पहचान है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड ग्रुप्स, राइट। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट है। अगर सब लोग अपना मोटिवेशन के साथ अपना अपना काम करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। कोई कोई डिपार्टमेंट में किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना टैलेंट की कमी होगी और ना काम की कमी होगी। ठीक है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगला है कॉपिंग अप विद द चेंजेस। क्या मतलब है इसका? फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। कॉपिंग अप विद द चेंजेस मतलब होता है चेंजेस के साथ
अपने आप को ढाल लेना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई बदलाव जो है वो संसार का नियम है, तो बदलाव के साथ अपने आप को बदलो, वही लिखा है। कॉपिंग का मतलब यही है कि अडॉप्ट कर लेना जो चेंजेस हुआ है उसको। तो यहाँ पे भी लिखा है फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। है जो बिजनेस का माहौल है, और बिजनेस का क्या, लाइफ में यहाँ वहाँ दुनिया में सब जगह एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। अडॉप्टिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इन द नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑफिस में माहौल चेंज हो रहा है, लाइक कि भाई पहले एम्प्लॉयज अलग थे, अब यंग यंग एम्प्लॉयज आ चुके हैं। जनरली आप कंपनी में जाओगे ना तो आपको यंग एम्प्लॉयज ज़्यादा मिलते हैं, यंग लोग, क्योंकि कंपनियां भी क्या कर रही हैं, नए नए टैलेंट को अडॉप्ट कर रही हैं, मतलब नौकरी पे रख रही हैं। उसके एक दो कारण है, जैसे कि नए नए इंसान जोशीला ज़्यादा होता है, राइट, पहली बात। उसको काम करने की बहुत, बोलते हैं ना, एकदम इच्छा होती है। दूसरा, नया अगर कोई एम्प्लॉय है, मतलब यंग एज का, कम एज का, तो सैलरी भी उसकी जनरली कम होती है। जबकि आप कोई अधेड़ यानी 40-50 साल के इंसान को रखोगे जिसका ऑलरेडी 20 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो पगार भी ज़्यादा लेता है। तो कंपनी की ये भी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट क्या है, तो जैसा एनवायरनमेंट बनता है, मैनेजर्स को भी उसी तरह डील करना होता है। मान लेता हूँ कि मैनेजर जो होता है 60, क्योंकि मैनेजर जनरली कोई डायरेक्ट नहीं बनता, तो मान लो 60 का मैनेजर है और उसके अंडर में काम करने वाले सारे के सारे 40 से नीचे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर उनके एनवायरनमेंट को समझे। जैसे ये एनवायरनमेंट कैसा होगा आज की डेट में, थोड़ा कूल टाइप का होगा, ओपन माइंडेड बहुत ज़्यादा होंगे, पुराने ख्यालों तो ये बातों को नहीं मानते होंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके मन की बात, जैसे ये भी पाया जाता है कि आज का यूथ कूल तो नज़र आता है, लेकिन वो डिस्टर्ब भी उतना ही होता है। फैमिली में डिस्टर्ब उतना ही होता है, चीज़ों में, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब उतना ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजर उनके लाइफ स्टाइल, उनकी सिचुएशन, कंपनी के एनवायरनमेंट को समझे। कंपनी के एनवायरनमेंट में और भी चीज़ें आ गई। मान लो कि कंपनी में रिसेशन चल रहा है, रिसेशन मतलब कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, किसी भी तरह कंपनी चल रही है, कंपनी के पास रॉ मटेरियल नहीं है, ऑर्डर ज़्यादा आया हुआ है। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है, उस तरह से चीज़ें देखनी, सुननी, समझनी होती है, ठीक है। एक सेकंड, ये बार बार गिर जा रहा है, पता नहीं कैसे। तो कॉपिंग विद द चेंजेस, यानी जैसा बदलाव हो उसको एडॉप्ट कर लो। ऐसा ना हो कि बदलाव की वजह से कंपनी न चल पाए, राइट। आगे क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। देखो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, बातचीत और अच्छी लीडरशिप। द एम्प्लॉयज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज एंड द पोजिशन आउटकम ऑफ अडोप्टिंग द चेंज। मतलब कंपनी में कोई बदलाव आ रहा होता है ना, कंपनी स्कीम चेंज कर देती है, कंपनी अपना माहौल चेंज कर देती है, कंपनी का कभी कभी कोई कंपनी अपना नाम चेंज कर देती है, लोगो चेंज कर देती है, काम करने का तरीका चेंज कर देती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो उनके मैनेजर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो एम्प्लॉयज़ को उस तरह से ट्रीट करें, एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरह समझाएं या उनको अंडरस्टैंड करके दें कि भाई हाँ, कंपनी का नेचर अब ऐसा है और आपको इस तरह से काम करना है, ताकि वो लोग पॉजिटिव रहें। क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो ही कंपनी में रहेंगे। कंपनी में काम नहीं समझ में आएगा, कंपनी बोरिंग लगेगी, तो फिर वो क्या काम करेंगे, फिर तो चले जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल भी दिया है, ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा, राइट। तो सबसे पहले तो चलो ई फाइलिंग इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे चली गई हैं, मैनुअली होकर इंटरनेट पे चली गई हैं। तो ये तो चलो थोड़ा पुराना भी हो गया, लेकिन जो रोबोट्स हैं एकदम नई नई चीज़ें हैं। आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियों में रोबोटिक मशीन्स, अब जैसे चाइना वगैरह में कहा जाता है रोबोट भी बना दिया है काम करने के लिए, तो उनको हैंडल करना है। चलो छोड़ो, जान दो। आप कभी ना यूट्यूब पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, कोई भी कंपनी का ले लो, चाहे टाटा का ले लो, मर्सिडीज का ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, आप देखोगे ना वहाँ पे बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, मतलब रोबोटिक मशीन्स होती हैं, राइट। वो हाथ की तरह होती हैं, वो आपको रोबोट की तरह ही नजर आएंगे, उनकी बस आंखें नहीं होती हैं, लेकिन हाथ जैसा होता है। और मशीन सारे अपने अपने आप काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ कटिंग कर रहे हैं। हाँ, उनको हैंडल करने के लिए एक इंसान होता है। तो क्योंकि अब दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि उस एनवायरनमेंट को समझे मैनेजर, और वो एम्प्लॉय को भी समझाए। क्योंकि जो एम्प्लॉय पहले एक डब्बे जैसी मशीन में काम कर रहा था, अब वो सीधा रोबोट पे आ जाएगा, तो उसको उस तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उस माहौल को समझाना पड़ेगा, उसको हैंडल कैसे करते हैं वो समझाना पड़ेगा, उसको आदत लगवानी पड़ेगी।
ये क्या हो गया, बार बार गिर रहा है। राइट, समझ रहे हो? ठीक है। जैसे आपने भी जब पहली बार मोबाइल लिया होगा तो कैसे आप धीरे धीरे इस्तेमाल करना समझे होंगे, फिर आपके पास जब कंप्यूटर आया होगा तो फिर आप फिर से आराम आराम से पहली बार साइकिल चलाने में जैसा फीलिंग आता है, बाइक चलाने में जैसी फीलिंग आती है, पहली बार ट्रेन में जैसे बैठने की फीलिंग आती है, समझ रहे ना? तो जब भी लाइफ में, चाहे वो ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, कुछ भी हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, जहां पे भी चेंजेस आता है उस चेंजेस के साथ हमें क्या करना होता है, अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, चलो। हालांकि यहाँ बिजनेस में किसका काम है वो चेंजेस अडॉप्ट करवाना? मैनेजर का। आपको ना सारे पॉइंट मैनेजर बन के सोचने हैं, भूलना नहीं। मैंने पहले भी कहा है शुरू में लेक्चर में कि ओसी पढ़ते वक्त आपको एक मैनेजर की तरह पढ़ना है। ठीक है, आगे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, यहाँ पे रिसोर्सेज, जनरली रिसोर्सेज क्या होते हैं बिजनेस में? ह्यूमन रिसोर्स यानी वर्कर्स, लेबर्स, सुपरवाइजर, रॉ मटेरियल, टाइम होता है, मनी होता है। जनरली ये रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानी पैसे का अच्छा इस्तेमाल, समय का अच्छा इस्तेमाल, रॉ मटेरियल्स का अच्छा इस्तेमाल और ह्यूमन रिसोर्स जो है उनका अच्छा इस्तेमाल। कैसे? डायरेक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन। यस, जब स्टाफिंग करेंगे यानी कि जब काम बांट रहे हैं, हम प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और स्टाफिंग कर रहे हैं, तो काम को बांटते वक्त अच्छे से समझना है कि कौन सा काम कौन कर सकता है। ऐसा ना हो कि लापरवाह इंसान को बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे दो, फिर तो काम खराब कर देगा। तो जो लापरवाह है उसे वैसा काम दो कि अगर खराब भी कर दे तो ज्यादा नुकसान ना हो। और जो बहुत जिम्मेदार है, सच में जेन्यून है, एकदम अपने काम पे ध्यान रखता है, उसको बड़े जिम्मेदारी वाला काम दो तो वो निभाएगा। ठीक है। सो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड टू अवॉइड वेस्टेजेस। यस, अभी मैंने कहा कि भाई जिसको जो काम आता है उसे ही दो, जिससे नहीं आता उसे दोगे तो क्या होगा? वेस्टेज होगा, टाइम, पैसा, फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। किसी नाकारे को काम दे दिया और वो कर ही नहीं पाया, पैसा भी गया, टाइम भी गया, तो फिर क्या होगा? वही काम किसी और को देना पड़ेगा या तो खुद करना पड़ेगा, यानी सेम काम को दो बार करना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट्स आर गाइडेड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो पहली बात तो भाई मैनेजर उसको ही काम दे जिसे काम आता है, और उसको डायरेक्ट भी करो। हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? डायरेक्टिंग में काम को बताते भी हैं कि भाई काम को इस तरह करना है, यानी इस इंसान से करवाना है, इस मशीन को इस्तेमाल करना है, ये मटेरियल इस्तेमाल करना है और इतना पैसा इस्तेमाल करना है, और इतने में ही आपको ये पूरा काम ऑप्टिमम पॉसिबल वे में यूज करना है। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग एफर्ट। तो मैनेजर का काम क्या बनता है कि जो भी उसके पास एम्प्लॉयज हैं अंडर जो उस पर काम कर रहे हैं, जो भी मशीनरीज हैं, मटेरियल है या पैसा है, उनका बहुत ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि एक इंसान को 1 घंटा काम करवाया, उसको फिर कोई दूसरा काम ही ना दिया, और जब दूसरे दूसरे इंसान के लिए दूसरे काम के लिए दूसरा इंसान हायर कर लिया। जैसे कि सबके टाइम का इस्तेमाल होना चाहिए। अब मान लो कि कंपनी के अंदर टोटल 10 काम है, लेकिन आपने एम्प्लॉय 15 रखे हैं, यानी आप क्या कर रहे हो? रिसोर्सेज का वेस्टेज कर रहे हो। या यूं कहो, उल्टा कहो कि 15 एम्प्लॉय हैं और आप 10 को ही काम दे रहे हो, बस 5 फ्री बैठे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पगार तो लेंगे ना, या तो निकाल दो या तो उनको भी काम दो। ठीक है, चलो। तो इसे कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, यानी जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जितने एम्प्लॉई हैं, जितना रॉ मटेरियल है, जितना टाइम है और जितनी मशीन है, सबका बेस्ट इस्तेमाल करना है। कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री मतलब कि कुछ भी टाइम वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिएट्स टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या होता है? समझ लो कि टीम में एक मोटिवेशन, एक तरह का डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। यस, वो कहते हैं ना कि सिंगल लाठी हो तो कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन अगर लाठियों का गट्ठा हो जाता है तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता। और वैसे भी जो टीम में ताकत होती है वो सिंगल इंसान में नहीं होती ना। सिंपल सी बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ग्रुप एफर्ट्स बहुत जरूरी है, और मैनेजर का काम होता है कि वो मोटिवेट करे कि सब लोग मिल के काम करो। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय का झगड़ा चल रहा है, दोनों नाक मुंह फुलाकर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? ग्रुप एफर्ट्स और टीम स्पिरिट प्लेज वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो, क्रिकेट की तरह। आपको पता है ना, बीसीसीआई क्रिकेट जो होती है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बीसीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट चलाती है इंडिया में हमारे। तो अगर कोई प्लेयर बोले नहीं मैं तो सेंचुरी बनाऊंगा, या फिर मैं बॉलिंग ही करूंगा, या फिर मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मेरे को यही जगह पसंद है, जैसे हमारे गली में होता है ना, मैं बैटिंग करूंगा पहले,
मैं बॉलिंग बॉलिंग तो जनरली कोई लेता नहीं है, बैटिंग के लिए सब आ जाते हैं, फील्डिंग कोई अच्छी नहीं करता। राइट। तो ऐसे अगर मान लो इंडियन टीम करने लगे, विराट कोहली बोले नहीं अब मैं तो बैटिंग ही करूंगा भाई, फील्डिंग नहीं करूंगा मैं। रोहित शर्मा भी कुछ ऐसा ही बोलने लगे, बुमराह बोले मैं बॉलिंग ही नहीं करूंगा, मेरा हाथ दुख रहा है। जोक्स अपार्ट, मतलब समझ रहे हो? तो इंडिविजुअल एफर्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप एफर्ट, मिल के काम करना है। राइट। Therefore, the role of manager as a director plays very important role in guiding and motivating the employees to achieve the predetermined goal. तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ मैं अगर क्रिकेट की बात करूँ तो यहाँ पे टीम के कैप्टन की बात हो रही है। तो कैप्टन क्या करेगा, वो सबको जोड़ के लेके चलता है। पहले से प्लानिंग हो चुकी रहती है कि भाई पिच ऐसा है, हमारा ग्राउंड इतना बड़ा है, तो ये जन यहाँ खड़े होंगे, सब पहले से प्लानिंग हो चुकी रहती है। वहां पे आगे खड़े होकर नहीं प्लान करते हैं। हालांकि दोनों प्लानिंग की होती है कि अगर पहले बैटिंग आई तो क्या करेंगे, तो दूसरी, और अगर मान लो सेकंड इनिंग में बैटिंग आई यानी पहले बॉलिंग आ गई तो क्या करेंगे। तो प्लान तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि भाई प्लान कैसे होता है। राइट। तो ये होता है टीम स्पिरिट, मिलकर काम करना। और ये कौन करवाता है, मैनेजर करवाता है डायरेक्शन के अंदर। अगला क्या है, एक मिनट, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। यस, अब सबको काम दिया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो उसमें वो एक्सप्लोर भी करते रहता है। कौन, मैनेजर। मैनेजर देखते रहता है, मालिक देखता है, बॉस देखता है क्या कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट टीम वापस एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब सब 10 के 10 प्लेयर खेलते, 11 प्लेयर, तो बॉलर का बॉलिंग और बैट्समैन का बैटिंग एनालिसिस किया जाता ना कि कितना कौन चौका मारा, छक्का मारा, किसने ज्यादा आउट ली, किसने कैच अच्छा पकड़ा, किसने फील्डिंग अच्छी की रही। अब कभी नोटिस करना दोबारा जब क्रिकेट देखना, तो वहां पे ना एक इंसान ना बैठ के नोट करते रहता है ग्राउंड के बाहर, जो ग्रुप उनका बैठा होता है वहां पे ना एक नहीं 2 3 4 होते हैं, वो सब नोट करते हैं, तो परफॉर्मेंस ही नोट करते हैं। हालांकि टीवी में सब रिकॉर्ड होता रहता है, लेकिन वो अपने पास डाटा लेने के लिए वो लिखते रहते हैं। देखना, नोटिस करना, कभी दिखाया नहीं कि क्या लिखते हैं, लेकिन वो लिखते हैं, नोटिस करना। तो यहाँ पे भी यही है, एक्सप्लोर करना कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर आप कोई कंपनी में हो, मैनेजर हो, तो अपने एम्प्लॉयज का क्या करो, क्या करना चाहिए डायरेक्शन के अंदर, उनके उनके क्षमता, उनका जो काम करने की कैपेसिटी है उसको चेक करते रहना। एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल इन एडिंग टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। तो ऑलरेडी जब जॉब के लिए आते हैं तो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़े होते हैं। किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की बातें अच्छी होती हैं, होता है ना, कुछ लोग बोलते बड़ा अच्छा है, बोलकर लोगों को जोड़ लेते हैं। जैसे सेल्स की दुनिया में माना जाता है कि जो ज्यादा अच्छा बोलता है ना उसका ज्यादा सामान बिक जाता है, क्योंकि बेचना भी एक कला होती है। वो डायलॉग सुने रहोगे कि गंजे को भी कंघी बेच के जो आ जाए वही सेल्समैन, ऐसा सेल्स की दुनिया में चलता है, डायलॉग चलता है। या अंधों के शहर में आईना बेच के आ जाओ। ऐसा, मतलब ऐसा दिमाग से सोचोगे तो कितनी बकवास बात है, लेकिन सेल्स की दुनिया में मोटिवेशन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। राइट। वो जैसे होता है ना कि पत्थर इतने जोर से उछालो आसमान में छेद कर दो, मोटिवेशन। हालांकि आसमान में कभी छेद हो सकता है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन। राइट। सो डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज टू बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग देम लाइक अ लीडर, जस्ट लाइक अ लीडर। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि मैनेजर का काम ये है कि वो सबके क्षमताओं को समझे, सबके कैपेसिटीज को समझे और उन्हें मोटिवेट करे कि भाई आपकी क्षमता यहाँ तक है, आप और अच्छे से काम करो, आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। कभी कभी सुनने रहोगे लोग बोलते हैं कि बेटा बहुत आप में टैलेंट है, आप ये करो, यहाँ पहुंच जाओगे। तो मैनेजर जो है वो करवाता भी है, कहता नहीं है, करवाता भी है, डायरेक्शन देता है, इंकरेज करता है, परफॉर्मेंस को चेक करता है, चेक करके राय देता है। अच्छा मैनेजर वही होता है। जनरली हम लोग आसपास अपने मैनेजर जो देखते हैं वो थोड़े अजीब होते हैं, वो मोटिवेट नहीं करते, बस वो काम को देखते रहते हैं, काम बांट दिया देखते बस। जबकि काम को समझाना, बताना, अगर इम्प्लॉय नहीं कर रहा है तो उसे और मोटिवेट करना, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं मैनेजर के। यहाँ पे यही है पॉइंट, क्या था, एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज। सिंपल भाषा में जो भी इम्प्लॉयज के अंडर में काम कर रहे हैं मैनेजर के, वो सबके कैपेसिटी को समझे और उनसे उतना काम करवाए। सिंपल। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। बिल्कुल, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, काम करने की क्षमता या गति, वो इंक्रीज करते हैं। कौन, मैनेजर। कैसे, गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल। बिल्कुल, ऊपर पॉइंट ही था ना कि सबकी क्षमता को पहचानना।
अब क्षमता को पहचान लिया, अब उसको मोटिवेट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं क्या करने के लिए कि भाई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देना है। बीइंग अ लीडर, एक लीडर के हिसाब से कहूँ, एक नेता के हिसाब से कहूँ तो टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय मैनेजर एज वेल एज टेक्निक ऑफ सुपरविजन आर यूज्ड। देखो तो दो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक तो टीम स्पिरिट कैसे बनती है, एक तो टेक्निक इस्तेमाल करके, यानी जो काम है नॉर्मल प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करके, दूसरा सुपरविजन। तो टेक्निक तो चलो बाकी सारी चीजों की, सुपरविजन का मतलब ये हो गया कि जैसे चीजों को समझना देखना, और हम लोगों ने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हेल्प देना, तो जैसे भी, लेकिन सारे सही रास्ते, जो भी सही रास्ता इस्तेमाल करके हम काम को करवा लें सामने वाले से, उसकी पूरी क्षमता को इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद है इट वर्क्स पॉजिटिवली एंड रिजल्ट्स इनटू इनहैंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैनेजर बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करता है, टेक्निक्स इस्तेमाल करता है, अच्छी सुपरविजन करता है, टीम स्पिरिट लाता है, तो इससे क्या होता है, पूरा वर्क पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल का फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है कि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इनहेंसिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और काम की गति बढ़ जाती है। तो काम की गति बढ़ती है तो सीधी सी बात है किसको फायदा होगा, पूरी कंपनी को। लास्ट है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एक्टिविटीज। कोऑपरेशन का मतलब होता है एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ के चलना या साथ लेके चलना। डायरेक्शन का मतलब जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना, वेयर हाउस डिपार्टमेंट को और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके लेके चलना। हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग ही काम कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। सिंपल भाषा में it should be created by manager, that is director from top level to the bottom level of management. Healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level leads to attainment of goals. सिंपल सी बात है, एक अच्छा तालमेल सामंजस्य या बैलेंस बना के चलना, एक अच्छी टीम वर्क, सब साथ ही मिलकर काम करें, और हायर एफिशिएंसी यानी कुछ भी ना वेस्ट करते हुए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे मनी रिसोर्स, यानी कुल मिला के जो भी रिसोर्सेस हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, गोल को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसका काम है, मैनेजर का। 10 डायरेक्टिंग टू सबऑर्डिनेट्स, यानी अपने जूनियर को डायरेक्ट करना, इज द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन दैट इंक्लूड बिल्डिंग एन इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट थ्रू मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग का सिंपल भाषा में क्या मतलब लिखा है कि अपने अंडर में काम कर रहे हैं जो जूनियर हैं या जो एम्प्लॉय हैं, मैनेजमेंट फंक्शन के थ्रू एक टीम वर्क, या हम कह सकते हैं कि अच्छा काम को बढ़ाना, अच्छे काम के लेवल को क्रिएट करना, इंक्रीज करना थ्रू मोटिवेशन या डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। आई होप आपको चीजें सही लगी होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो फिर तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो बाय।